चलो बेटा, कल लास्ट में हम लोगों ने वीबीटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था, है ना। और वीबीटी में सारे केसेस जो थे, जुगाड़ वगैरह बता दिया गया था आपको। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोला जाएगा सीएफटी। कल भी आपको बोला था कि हमें, है ना, बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोग वीबीटी में सॉल्व कर रहे थे, लगभग वही क्वेश्चन हम लोग किसमें सॉल्व करेंगे, सीएफटी। तो आज हम वही डिस्कशन करेंगे जो कल हमने वीबीटी से सॉल्व किए थे, उसको सीएफटी से कैसे सॉल्व करना है। और फिर आगे सीएफटी में और भी कुछ एडिशनल चीजें हमें पढ़नी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। पर पहले कल वाला जो पार्ट था, उसको कैसे सीएफटी से अप्रोच करना होता है वो देखेंगे। सीएफटी में बेसिकली ये भी एक थ्योरी है। और कल मैंने आपको बताया था कि सीएफटी जो थ्योरी है, इसने एक्चुअल में, कल हमने वीबीटी में यूज किया था लिगेंड्स को। और मैंने बोला था लिगेंड दो तरह के होते हैं, एसएफएल और डब्ल्यूएफएल। एसएफएल लिगेंड्स क्यों पेयरिंग कराते हैं, डब्ल्यूएफएल क्यों पेयरिंग नहीं कराते, इस तरह की बात आई थी। उसका रीजन आपको कहां मिलेगा बेटा, सीएफटी में मिलेगा। दूसरी बात, कल मैंने बोला था कि वीबीटी ने इस लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था एक्चुअल में। जो हम कल लिगेंड यूज कर रहे थे, चाहे वो वीबीटी मतलब एसएफएल हो या डब्ल्यूएफएल हो, वीबीटी में सिर्फ हमने उसको यूज किया। एक्चुअल में लिगेंड का नाम क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड। वो किससे रिलेटेड है, क्रिस्टल फील्ड। तो आप, कल हमने जो लिगेंड यूज करे, कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक होता है, वो हमने सिर्फ यूज किया, क्योंकि उसको यूज करे बिना हम वीबीटी से क्वेश्चन कर नहीं पाते। बट उसकी जानकारी एक्चुअल में कि कौन स्ट्रॉन्ग होता है कौन वीक देता है, वो वीबीटी देता है या सीएफटी देता है, सीएफटी। तो वीबीटी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, एनसीईआरटी में गिवन है। आप चाहे तो कॉपी में लिख भी लेना, मैं बस ऐसे डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप एनसीईआरटी से लिखेंगे, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। पहला तो मैंने क्या बताया, लिगैंड की स्ट्रेंथ के बारे में वीबीटी डिस्कस नहीं करता। फिर एनसीईआरटी में और भी जो ड्रॉबैक लिखे, उसमें क्या लिखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो उसके बारे में वीबीटी जो है अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया था। दूसरा, वीबीटी मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, कितना अनपेयर्ड है, क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है, उसके बारे में वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। वो सिर्फ ये बोलता था कि इतना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैंने कल बोला था उल्टा सॉल्व होता है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाता है, उससे डिसाइड होता है कि पहले क्या हुआ होगा। तो क्योंकि उसको, जब वीबीटी को स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में पता ही नहीं था, तो वो समझा ही नहीं पाया था कि पेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है, कि क्यों हुई है कि क्यों नहीं हुई है। बस वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बता पाता था, पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें ड्रॉबैक्स में है। जो मेन ड्रॉबैक थे वो मैंने आपको बता दिया, बट एनसीईआरटी में गिवन है, एक बार रीड जरूर करेंगे उनके ड्रॉबैक्स को। अब आते हैं सीएफटी पे। तो सीएफटी में कुछ बातें हैं, कुछ अजम्पशंस हैं। 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे मेनली। पहला पॉइंट लिखेगा सीएफटी के बारे में, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी the interaction between, according to CFT, the interaction between central metal, interaction between central metal and ligand, interaction between central metal and ligand is assumed to be electrostatic, is assumed to be electrostatic. Is assumed to be electrostatic. इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब क्या बेटा, चार्ज के बीच में, है ना, चार्ज के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वीबीटी ऐसा बोलता था, या अभी तक इस चैप्टर में जब भी हमने बात करी बेटे, तो हमने कुछ ऐसा बोला कि मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, क्योंकि लोन पेयर देने और लेने से बॉन्ड बन रहा होगा। लेकिन सीएफटी क्या बोलता है कि मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन होगा, जो भी बॉन्ड होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इन द सेंस आयनिक टाइप का आप अज्यूम कर सकते हैं, चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो अब बात ये आती है कि सर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मेटल और लिगैंड का बॉन्ड कौन सा है, तो हम क्या मानेंगे, हम सीएफटी के हिसाब से आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक मानेंगे, या फिर हम कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो आप कोऑर्डिनेट ही मानेंगे, क्योंकि मेटल और लिगैंड का बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन अगर लिख के दे क्लियरली, अकॉर्डिंग टू सीएफटी द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, तब आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। दूसरी बात, अगर चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होना है, ध्यान सुनेगा, तो मेटल को सपोज पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और मेटल के साथ जो लिगैंड है, 2 तरह के लिगैंड के बारे में एनसीईआरटी लिख रहा है, एक तो एनायनिक लिगैंड और एक न्यूट्रल लिगैंड। तो मैं दोनों के बारे में ही बात कर रहा हूं। कैटायनिक लिगैंड मैंने बोला था हमें काम आएगा नहीं जनरली, ठीक है। और जब कैटायनिक लिगैंड आता भी है, तो उसके साथ कोई ना कोई न्यूट्रल या एनायनिक लिगैंड आपको मिल ही रहा था। जैसे हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में बात करें, तो या तो वाटर था या साइनाइड भी था। तो मेनली इन्हीं के बारे में बात हुई। इसको एनसीईआरटी बोलता है, इसको पॉइंट चार्ज माना जाएगा। जो नेगेटिवली चार्ज लिगैंड होते हैं उनको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट चार्ज। और जो न्यूट्रल लिगैंड होगा उसको आप अज्यूम करेंगे पॉइंट डाइपोल। क्या अज्यूम करेंगे, पॉइंट डाइपोल, क्योंकि न्यूट्रल है, इस पे खुद के ऊपर तो चार्ज नहीं होगा,
लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। अगर ये पोलर होगा तो खुद का डाइपोल होगा, परमानेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल वाली बात चल रही है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसके खुद का चार्ज तो नहीं, बट हो सकता है इसके पास खुद का डाइपोल हो, ये पोलर हो, पोलर होगा तो खुद का डाइपोल, और अगर नहीं है तो किसी और की वजह से डाइपोल इंड्यूस कर लेगा, तो इसको पॉइंट डाइपोल तब भी माना जाएगा। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, यही जो लिखा है उसी के आगे लिख लीजिएगा। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, negatively charged ligands are considered as negatively charged ligands are considered as point charges, are considered as point charges, whereas neutral ligands, are considered as point dipole, whereas neutral ligands are considered as point dipoles. अगला पॉइंट लिखो उसके बाद। In presence of ligand, all five degenerate d orbitals, lose their degeneracy and split into two parts, that is T2G set and EG set. Split into two parts, that is T2G set and EG set. Split into two parts, T2G set and EG set. ठीक है, तो T2G लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये T2G, और EG लिखने का तरीका क्या रहेगा, ये है ना, T2G set and EG set. अब ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने लिखा है इसका मतलब क्या है वो समझिएगा ध्यान से ना। अब ये पूरी जो थ्योरी है ना, जनरली मैं देखता हूँ कि कोऑर्डिनेशन में बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है CFT थ्योरी समझने में आती है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत आसानी से इत्मीनान से समझ में आने वाली थ्योरी है, समझते जाएगा ध्यान से। मेटल अकेला है जब, तो ये मेटल कौन है, डी ब्लॉक का मेटल है, सपोज अज्यूम करके चल रहे हैं डी ब्लॉक का मेटल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हमें मेनली डी ब्लॉक का मेटल मिलेगा। अब डी ब्लॉक का मेटल अगर है तो बेटा मेटल के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, चाहे मेटल है चाहे आयन है। जैसे कोबाल्ट +3 आया था बहुत बार, तो कोबाल्ट +3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, उस पर चार्ज कितना आएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। डी ब्लॉक में इससे ज्यादा चार्ज कहां देखने को मिलेगा आपको। तो क्या कोबाल्ट पे +27 आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है ना, फिजिबल नहीं है ये चीज। तो जो भी मेटल होगा उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या नहीं निकाले तब भी उसके पास अंदर 1s 2s 2p में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन मेटल को एक स्फीयर अज्यूम किया जाता है। तो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होता है। किस फॉर्म में अरेंज होता है बेटा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, है ना। तो स्फीयर के फॉर्म में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, क्यों, क्योंकि बेटा वो जो शेल नंबर है, जैसे फर्स्ट शेल ऐसा बनाया, सेकंड ऐसा बनाया, थर्ड ऐसा बनाया, तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल में मेटल के आसपास ही घूम फिर रहे हैं, इस तरह से फैले हुए, हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो ऑन द एक्सिस हो चाहे वो इन बिटवीन द एक्सिस हो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, हर जगह है मेटल के आसपास। किस फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में। अब क्या होगा, जब मेटल अकेला है तो आप एटम की बात कर रहे हैं, और एटम में जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो लगेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के। किसके कॉन्सेप्ट लगेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी बॉन्ड नहीं बना, अभी मेटल अकेला है, कॉम्प्लेक्स नहीं बना अभी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप ऐसा पढ़ते हैं कि मेटल या कोई भी एलिमेंट है, डी के जो डब्बे होते हैं, सपोज ये N-1 डी है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, कल भी मैंने बोला था, अगर मैं बोलूं कि डी में इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा डी होता है, N-1 डी होता है। एनडी तो हमेशा खाली पड़ा होता है, बाहर वाला डी खाली होता है हमेशा। तो ये जो डी ऑर्बिटल है, कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 एक सबशेल में, और वो 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, DXY, YZ, ZX, X2, Y2 और Z2। क्या जब अकेला एटम होता है तो इन पांचों की एनर्जी सेम मानी जाती है, नहीं मानी जाती, मानी जाती है। इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यही अभी लिखा है कि जो 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं
तक डीजनरेट होते हैं जब तक लिगैंड नहीं आता है। लेकिन जैसे ही लिगैंड आया तो इनकी एनर्जी अलग अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है वो समझने की बात है, देखें ध्यान से। जैसे ही लिगैंड आएगा तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल थे ये 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। एक हिस्सा बनता है T2G सेट और एक हिस्सा बनता है EG सेट। कैसे बनेगा उस पर डिस्कस करेंगे, अभी समझिए। एक हिस्सा बना T2G सेट, एक हिस्सा बना EG सेट। T2G सेट किनको बोला जाएगा? DXY YZ ZX का जो कॉम्बो है उसको क्या बोलेंगे? T2G। T2G में कितने कैरेक्टर आ रहे? 3। 3 के सेट को बोला जाएगा T2G और 2 के सेट को बोला जाएगा EG। अब वो 3 कौन से होंगे, वो 2 कौन से होंगे? नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। स्क्वायर स्क्वायर वाले एक जैसे, तो ये 2 का सेट बनेगा। बिना स्क्वायर वाले एक जैसे 3 का सेट बनेगा। 3 के सेट को क्या बोलेंगे? T2G। 2 के सेट को क्या बोलेंगे? EG। वैसे इसका लॉजिक तो डायग्राम में छुपा हुआ है। आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि डी का शेप कैसा होता है? डबल डंबल। और डबल डंबल 2 तरह से बनता है, एक तो इन बिटवीन द एक्सेस वाले और एक ऑन द एक्सेस वाले। अगर जो डबल डंबल बन रहा है वो इन बिटवीन द एक्सेस बनता है तो DXY YZ ZX का जो डायग्राम होता है वो ऐसा दिखता है। XY के बीच में बना है तो क्या बोलते हैं बेटा? DXY। YZ के बीच में बना है तो क्या बोलते हैं बेटा? YZ DYZ। और Z और X के बीच में बना है तो क्या बोलते हैं बेटा? DXZ। तो जब डंबल आपके डबल डंबल यहां पर इन बिटवीन द एक्सेस बन रहे हैं तो इसको क्या बोला जाता है बेटा? T2G सेट। लेकिन अगर जो डंबल या डबल डंबल बन रहा है वो एक्सिस पर बन रहा है, एक्सिस पर बन रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑन द एक्सिस। और ऑन द एक्सिस वाले 2 सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? EG। और 3 इन बिटवीन द एक्सिस वाले सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? T2G। अब आगे सुनिए, क्यों ये 2 पार्ट अलग किए गए वो समझे। मैंने बोला मेटल जब अकेला था तो उसके आसपास स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स बनाने चले तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल के पास किसको आना पड़ेगा? लिगैंड को। अब लिगैंड जब मेटल की तरफ आएगा तो लिगैंड मेटल की तरफ 2 तरीकों से आ सकता है। वो 2 तरीके क्या क्या होते हैं? केस 1, मेटल जब लिगैंड की तरफ आएगा तो मेटल ऑन द एक्सिस किसकी तरफ आ सकता है बेटा? ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल्स की तरफ। हम डी को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो लिगैंड मेटल की तरफ आ रहा है लेकिन उसका जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है वो उन डी ऑर्बिटल्स की तरफ है जो कहां पर आ रहे हैं बेटा? ऑन द एक्सिस। या फिर एक केस ऐसा बन सकता है कि लिगैंड जब मेटल की तरफ आ रहा है तो लिगैंड कैसा आ सकता है बेटा? इन बिटवीन द एक्सिस। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब ऑन द एक्सिस अप्रोच करना है और कब इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करना है? तो बिल्कुल पता चलेगा, हमें ज्योमेट्री से पता चलेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया तो कल हमने बात करी थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का ज्योमेट्री क्या बनता है? लीनियर। तो हमें पता रहेगा कि एक लिगेंड इधर आएगा, एक लिगेंड इधर आएगा, एक दूसरे से कितने एंगल पे आएगा? 180 पे आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि लिगेंड जो आएंगे वो कितने एंगल पे आएंगे? 109.5 के एंगल पे आएंगे। हमें यहां से पता चलेगा कि लिगेंड कहां आएगा, एक्सिस पे आएगा या बीच में आएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना तो जो एडजेसेंट लिगेंड होते हैं वो 90 90 90 पे होते हैं और ऑपोजिट देखो तो 180 पे होते हैं। तो हमें यहां से पता चलेगा कि लिगेंड कैसे आएगा। खैर वो अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अभी आपको बस कंडीशन बताई। 2 केस है, लिगेंड जब आएगा मेटल की तरफ तो लिगेंड डी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में या तो इनकी तरफ आएगा, ऑन द एक्सिस अप्रोच होगा, या फिर इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच होगा। ये 2 तरह के अप्रोच होते हैं। कब किस में क्या होगा वो देखते हैं। अब क्या हुआ सुने, मेटल जब अकेला था तो इन 5 डब्बों की एनर्जी बराबर थी, डीजनरेट थी। लेकिन जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ आना शुरू हुआ, सिर्फ आना शुरू हुआ, बॉन्ड नहीं बना, अभी आना शुरू हुआ, तो क्या होगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जब पास आ रहे तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। अब एक बात समझिएगा, दिमाग में फिट करिएगा, जब जब रिपल्शन होगा एनर्जी बढ़ेगी। क्या बोला मैंने? जब जब रिपल्शन होगा एनर्जी बढ़ेगी। इसका उल्टा पीरियोडिक टेबल से बोलते आ रहा हूं। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, तो जब जब रिपल्शन होगा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, ऐसा मान के चले। क्योंकि रिपल्शन की वजह से स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल चीज तब होती है जब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पर एक चीज दिमाग में रखें, अगर मैं बोलूंगा कि इसमें रिपल्शन हो रहा है तो जिसमें रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सुनिएगा ध्यान से, लिगेंड मेटल की तरफ आना शुरू कर रहा है तो क्या लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन।
मेटल पहले इस लेवल पे था एनर्जी के, ऐसे जाने पर एनर्जी बढ़ रही है बाई चांस, तो क्या मेटल की एनर्जी अब पहले से बढ़ गई होगी या कम हो गई होगी? बढ़ गई होगी, क्योंकि रिपल्शन लग रहा है लिगैंड का इसके ऊपर। अब आगे क्या होगा देखें, ये एक पॉइंट समझ लिया आपने। अब लिगैंड बाई चांस ऐसा आ रहा है ऑन द एक्सिस, तो ऑन द एक्सिस जब लिगैंड आएगा तो लिगैंड किन की तरफ आएगा? एक्सिस वालों की तरफ आएगा या इन बिटवीन द एक्सिस वालों की तरफ आएगा? एक्सिस वालों की तरफ। तो जब लिगैंड ऑन द एक्सिस आएगा तो लिगैंड इनकी तरफ आएगा, और इनकी तरफ आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल ही तो डब्बे ही तो है, इनमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो जब लिगैंड इनकी तरफ आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में क्या लगेगा? डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा। और जब डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा तो इसका जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जबकि इस पे रिपल्शन नहीं लग रहा, डायरेक्ट रिपल्शन नहीं लग रहा, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी? कम। और इसीलिए दो हिस्से बनेंगे, ज्यादा रिपल्शन वाले और कम रिपल्शन वाले। ज्यादा रिपल्शन वाले एक्सेस वाले होंगे तो इनकी एनर्जी का सेट एक जैसा, और जिन पे रिपल्शन नहीं लग रहा उनकी एनर्जी का सेट एक जैसा। अब आप एक और केस समझे, जब ऑन द एक्सिस आएगा तो क्या कहानी बन रही, देखिए ऑन द एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल कौन से? ईजी। तो ईजी वाले एनर्जी में ज्यादा और T2G वाले एनर्जी में कम, ये कंडीशन बनेगी। क्यों? क्योंकि लिगैंड ऑन द एक्सिस आ रहा है, ऑन द एक्सिस वाले कौन से डी ऑर्बिटल है? ईजी वाले, और उस पर डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा, जिस पर डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा उनकी एनर्जी ज्यादा, जिस पर रिपल्शन नहीं लग रहा उसकी एनर्जी कम। लेकिन बाय चांस लिगैंड कैसा आ गया? इन बिटवीन द एक्सिस। तो लिगैंड किसकी तरफ आ रहा है? नीचे वालों की तरफ या ऊपर वालों की तरफ? ऊपर वालों की तरफ। तो उसके इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा, और जिस पे डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बताइए इस बार ज्यादा एनर्जी ईजी की या T2G की? T2G। तो इस वाले केस में T2G की एनर्जी ज्यादा और ईजी की एनर्जी कम, ऐसे दो केस बनेंगे। तो सर ये वाला केस कब बनेगा और ये वाला केस कब बनेगा? तो हमें हमारे सिलेबस में दो ज्योमेट्रीज पढ़नी है, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। ये वाला केस बनेगा जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, और ये वाला केस बनेगा जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो सर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ये कैसे हो रहा होगा, जरा वो देख ले। तो देखें, बिल्कुल आराम से समझें इसको। सबसे पहले इन पांचों डी ऑर्बिटल को 3D में इमेजिन करिए आप, समझना ध्यान से। ये एक्सिस कौन सी है? एक्स। ये एक्सिस कौन सी है? वाई। और ये एक्सिस कौन सी है? जेड। है ना, ये फफूंद है, एक बार में समझ में आ गया ढंग से तो याद नहीं करना इसको, सीधी सीधी सी बात है, बस रिपल्शन ही देखना है कहां आ रहा है कहां नहीं आ रहा है, और वो ज्योमेट्री समझ में आ गई तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्स, वाई और जेड, इसको बनाइए पहले। ये क्या dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है या माइनस वाई स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, माइनस नहीं है, ये फिर से बोल रहा हूं, कोई कुछ भी बोलता हो, जिंदगी में माइनस नहीं इसके, है ना। ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं है ये। कोई माइनस बोले हो गया खेल तुम्हारा। ठीक, इधर देखें, ये x है, ये y है, ये z है। एक्स वाई को बनाइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बनाइए, कैसे बनेगा? ये प्लेन है, ये y और ये x, ये x और ये y, ये x पे बना, ये y पे बना, ऐसा प्लेन पे बनाइए। इमेजिन करते जाना सारी चीजें। अब आप जेड स्क्वायर को देखिए, जेड कहां से? आपसे मेरी तरफ जो एक्सिस आ रही है, ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल और ये रिंग है, ये क्या बन रहा है? डी जेड स्क्वायर। अब जरा ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को जब आपने बनाया, सिर्फ इसको 3D में इमेजिन करिए। एक इधर बना है लोब ऐसा, एक इधर बना है लोब ऐसा, एक ऐसा बना है, एक ऐसा बना है, एक ऐसा बना है और एक ऐसा बना है। इस डायग्राम को इमेजिन करो, क्या ये ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है आपको? ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में लिगैंड 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे तो आता था बेटा, यही तो है। तो जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो इसका डायग्राम ही ऐसा होता है कि उस डायग्राम में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। या फिर आप याद करिए कि जब ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d2 या d2sp3। इसमें जो दो डी आते काम में वो यही तो आते बेटा। और जब ये काम में आएंगे मतलब लिगैंड इन्हीं की तरफ तो आएगा, और इन्हीं की तरफ आएगा तो इन्हीं पे तो रिपल्शन लगेगा, और इन्हीं पे रिपल्शन लगेगा तो इसी का तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ईजी का एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा। कब? ऑक्टाहेड्रल में। या फिर कब? जब लिगैंड कैसा आएगा? ऑन द एक्सिस। सारी बात एक ही है।
अब आप देखिए, ये जो बचे हुए तीन है इनको इमेजिन करिएगा जरा। यहां पर एक्स स्क्वायर बनाया था, यहां पर वाई स्क्वायर बनाया था, यहां पर जेड स्क्वायर बनाया था, ये बना हुआ है, उसको इमेजिन करिए। अबे कहाँ चाय के बर्तन गिरा रहा है। हाँ सही है, ठीक। चलो इधर ध्यान दो ना। अब इसमें क्या है, जब dxy बना रहे हैं तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये वाला प्लेन। और इसमें dxy कैसा बनेगा, एक्सिस पे नहीं बनेगा, बीच में बनेगा 45 डिग्री पे, ऐसा बनेगा बीच में, ये ऐसा। ये क्या बन रहा है, dxy एक्सिस पे नहीं बना, एक्सिस के बीच में बना। ऐसे ही डी वाई जेड इमेजिन करिए, वाई कहां है ऊपर, जेड कहां है आपकी तरफ, कौन सा प्लेन आ रहा है, ये वाला, ये वाला प्लेन। ये बनेगा डायग्राम। और डी जेड एक्स को इमेजिन करिए, तो जेड एक्स कैसा बना है, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाला प्लेन। और इस पे एक्सिस पे नहीं बनाना, बीच में बनाना है, ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये जो पूरा अभी हमने बनाया शुरू से आखिरी तक, ये डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल का डायग्राम है केवल। ऐसे एस भी होता है, पी भी होता है, सब कुछ होता है। अब आप इमेजिन करिए, मैंने आपको बताया जब इन दोनों को हमने मिलाया था तो क्या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी या नहीं बन रही थी, बन रही थी। तो लिगेंड कैसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया। तो लिगेंड किसकी तरफ आ रहा था, इनकी तरफ ही तो आ रहा था, क्योंकि ये कहां है, ये तो बीच में बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो इनकी तरफ नहीं आया। और इसीलिए इन पे डायरेक्ट रिपल्शन लगा। रिपल्शन थोड़ा बहुत इन पे भी लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा इन पे लगेगा। और जिसपे ज्यादा रिपल्शन लगेगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसपे कम रिपल्शन लगेगा उसकी एनर्जी कम। पर जब आप टेट्राहेड्रल बनाओगे, इमेजिन करिए डायग्राम टेट्राहेड्रल को, एक, दो, 109.5, तीन ऐसा, और चार ऐसा। लिगैंड किधर किधर आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, 90 पे नहीं आएगा, कितने पे आएगा, 109.5, 109.5, 109.5, 109.5। क्या लिगैंड वहां पर ऑन द एक्सिस आ रहा है या इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। और जब लिगैंड इन बिटवीन द एक्सिस आएगा तो ज्यादा रिपल्शन किस पे लगेगा, इन बिटवीन द एक्सिस वालों पे। और जब इस पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो इसी की तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो T2G वाले ऊपर एनर्जी पे और EG वाले नीचे एनर्जी पे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अभी आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग टेट्राहेड्रल देखेंगे, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अपने को ऑक्टाहेड्रल ही समझना है मेन। लेकिन आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि कब EG ऊपर जा रहा है, कब T2G नीचे जा रहा है। सारा खेल किसके ऊपर है, लिगेंड के आने पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे होंगे। चलिए अब आइए यहां पर, अभी हम लोगों ने पॉइंट्स जो लिखे हैं, ठीक है, ये वाले डायग्राम आप बना ले पहले तो सबसे, है ना, जो T2G और EG वाला सेट लिखा है उसमें ये फटाफट बना लो, तूफानी रफ्तार से काम चलने देना, तो टाइम पे फ्री हो जाओगे।
चलो बेटा ना, अब ये डायग्राम्स के बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दो चीजें समझनी है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। कहानी आपको पहले ही समझा दी गई है, लेकिन स्टेटमेंट लिखवा दे रहे हो उसके बारे में। डायग्राम ये बनाना है, स्टेटमेंट भी इसके बारे में कुछ है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। डायग्राम बना लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कहीं भी लिख लीजिए। स्टेटमेंट लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन octahedral complexes, the direction of approach, in octahedral complexes the direction of approach of ligands, the direction of approach of ligands is towards the d orbitals, is towards the d orbitals which lie on the axis, which lie on the axis, therefore, या ऐसा लिखना, which lie on the axis ब्रैकेट में, है ना। कौन से है ये, ईजी सेट, जो एक्सिस पे लाई करते हैं डी ऑर्बिटल, वो कौन सा होता है, ईजी सेट। ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, ईजी सेट, ईजी सेट। आगे लिखें, therefore they experience more repulsion, therefore they experience more repulsion, and hence their energy level, increases, and hence their energy level increases. डायग्राम बना हुआ आपके सामने, डायग्राम बना ले फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं उसको भी।
चलो बेटा ना, अभी ये डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। क्या अभी पॉइंट आपको लिखाया गया तो उसको देखें। सबसे पहले ये पूरा डायग्राम क्या समझा रहा है आपको, क्या स्टेट समझा रहा है उसको समझिएगा। ये तब की कहानी है जब मेटल अकेला था, कोई लिगेंड विगेंड नहीं था, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लगा रहे थे कि पांचों डी ऑर्बिटल जो है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये सारे आपस में क्या बेटा, डीजेनरेट। लेकिन मेटल अकेला है, यहां पर कंडीशन दिखेगा मेटल अकेला है। अब लिगेंड इसकी तरफ आना शुरू हुआ, तो मेटल का जो स्फेरिकल डेंसिटी और लिगेंड का जो डेंसिटी है उसमें क्या हुआ बेटा, रिपल्शन। अभी अटैक नहीं हुआ, सिर्फ आ रहा है, रिपल्शन हुआ। जब जब रिपल्शन होगा एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मेटल का जो स्टेट था वो हायर एनर्जी पे चला गया। कब चला गया, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। लेकिन जब लिगेंड अटैक करेगा, तो अभी एक बात समझिए, ये जो पांचों जो ऑर्बिटल्स थे, इन पांचों का अगर आप एवरेज एनर्जी, मीन एनर्जी निकालें, तो वो मीन एनर्जी को एक लेवल यहां पर दिखाया गया, और उस लेवल को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, बैरी सेंटर। ये पांचों का मीन एनर्जी लेवल है। और एनर्जी ध्यान रखना है, ऐसे बढ़ रही ऊपर जाने पर, इसकी एनर्जी कम, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी। ये वाला जो बना है, गलत बटन मत दबा देना, अगर गलत दब गया है तो फिर गड़बड़ हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब सुने, यहां पर ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे, सुनना मेरी बात, ये लोअर एनर्जी लेवल पे था, और ये कहां चला गया बेटा, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। और सुनिएगा, पांचों का जो मीन एनर्जी लेवल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बैरी सेंटर। लेकिन लिगेंड ने जब अटैक किया, तो लिगेंड के अटैक करने से दो तरह से एनर्जी डिवाइड होगी, क्योंकि लिगेंड या तो ऑन द एक्सिस अप्रोच करेगा या इन बिटवीन द एक्सिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने अभी बात करी थी कि लिगेंड का जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच होगा वो किसकी तरफ होगा बेटा, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की तरफ, क्योंकि यही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होने वाले, और लिगेंड इन्हीं की तरफ आएगा। और जब लिगेंड इनकी तरफ आएगा तो इन पे डायरेक्ट रिपल्शन लगेगा, और जिसके ऊपर रिपल्शन लगेगा उसकी, ये पांच जो थे वो दो हिस्सों में टूट गए। तो दो की एनर्जी ज्यादा और बाकी तीन की एनर्जी कम। जितनी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे, उतनी एनर्जी रिलीज करके ये नीचे भी आएंगे, ताकि इन पांचों की एनर्जी मीन एनर्जी के बराबर ही होनी चाहिए। अब इस वाले सेट को हमने क्या बोला बेटा, T2G। इस वाले सेट को क्या बोला, EG। T2G में कौन कौन आते हैं, EG में कौन कौन आते हैं, ये आप जान चुके पहले से। अब आगे सुने, क्या ये दोनों जो सेट है इनका एनर्जी बराबर है, या एनर्जी में गैप दिख रहा है बेटा, गैप। ये जो एनर्जी का गैप है इसको रिप्रेजेंट किया गया है डेल्टा से। डेल्टा मतलब डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस। और ये क्या लिखा है, O। O है ना, जीरो नहीं है ये डेल्टा O है। डेल्टा O का मतलब क्या बताता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा क्या बता रहा है बेटा, CFSC। CFSC मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो स्प्लिटिंग होने के बाद एनर्जी का डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और कौन से कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, तो डेल्टा O आया। अगर डेल्टा T लिख दे तो टेट्राहेड्रल की बात हो रही होगी, ठीक है। आगे सुनेगा, इस डेल्टा O का यहां पर कुछ वैल्यूज आपको दिख रहे हैं, उस वैल्यूज को समझिएगा। एक फॉर्मूला बनेगा उसका जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे बाद में, पहले इसको देखेंगे। इस डेल्टा O का कुछ हिस्सा इनके पास है, और इसी डेल्टा O का कुछ हिस्सा इनके पास है, दोनों में डिवाइड हो रहा है। अब आप देखो, ये जो मीन लेवल से ऊपर वाले डब्बे, उनके लिए हमने क्या यूज करा बेटा, प्लस। और जो मीन लेवल से नीचे, उसके लिए हमने क्या यूज किया है, माइनस। अब एक बात समझिएगा, डेल्टा O टोटल डब्बे कितने, 5। इस डब्बों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि ये तो लिगेंड आने पे टूट चुके हैं, स्प्लिट हो गए, ये है ही नहीं, बस ये है आपके सामने, बट इसको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है। डेल्टा O के टोटल कितने डब्बों में डिवीजन करना है, 5 डब्बों में डिवीजन करना है इस एनर्जी को। तो टोटल डब्बे हैं 5, टोटल डब्बे हैं 5, अपॉन में 5, 5 दोनों जगह आएगा। लेकिन ऊपर कितने डब्बे हैं 5 में से, 2, और नीचे कितने डब्बे हैं, 3। उल्टा करना है, नीचे 3 डब्बे हैं तो आप 2/5 लिखोगे, उल्टा लिखोगे, मतलब ऊपर के हिसाब से लिखोगे 2/5, और ऊपर 2 डब्बे हैं तो आप उल्टा लिखोगे, नीचे के हिसाब से लिखोगे 3/5। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसीलिए किया गया ताकि एनर्जी कंपनसेट हो सके। देखिएगा ध्यान से, अगर आपने ऊपर 3/5 लिखा है तो क्या इसको प्लस 3/5 को प्लस 0.6 डेल्टा O भी लिखा जा सकता है बेटा, यस। और नीचे आपने उल्टा लिखा 2/5 माइनस में, तो इसको माइनस 0.4 डेल्टा O लिखा जा सकता है। एक डब्बे की एनर्जी अगर 0.6 है तो 2 डब्बों की एनर्जी प्लस 1.2, एक डब्बे की एनर्जी माइनस 0.4 है तो 3 डब्बों की एनर्जी माइनस 1.2, ऊपर प्लस 1.2, नीचे माइनस 1.2, कैंसल होकर मीन लेवल पे आ जाएगा, और इसीलिए उल्टा लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, ये डायग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला कि कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम VBT से सॉल्व कर रहे थे। VBT में हम लोग क्या करते थे कि मेटल का कॉन्फ़िगरेशन अगर D5 आया तो हम ऐसा कर देते थे 1 2 3 4 5, फिर SFL आया तो पेयरिंग करवाना है,
WFL आया तो नहीं कराना है, CFT बोलता है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये तो टूट चुका है दो हिस्सों में। आप जो डीजनरेट खेल रहे थे वो तो डीजनरेट है ही नहीं। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है इनमें, T2G और EG में, और वो कैसे फिल करना है वही ये थ्योरी है पूरी कि किस तरह से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। खैर कुछ और बातें इससे पहले मैं कर दे रहा हूं यहां पर, ताकि हम लोग आगे बढ़े तो आपको बातें क्लियर रहे, समझ में आ जाए इजीली। सिंपल सा टॉपिक है, देखते जाइएगा। अब यहां पर क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? sp3d2 और d2sp3। इसमें sp3 का कोई रोल नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये तो हर जगह कॉमन है, खेल है डी का। ये दोनों डी बाहर वाले हैं और ये दोनों डी अंदर वाले, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चेक करते जाएगा, ये दोनों डी जो पार्टिसिपेट करेंगे, क्या ये dx² y² और dz² होंगे या नहीं होंगे? बेटा होंगे। और यहां पर भी जो दोनों डी है वही तो है, dx² y² और dz²। बस फर्क इतना है कि ये दोनों अंदर वाले होंगे। मान लो अगर 3D मेटल है तो ये 3D वाले और ये 4D वाले हैं, यही है। और ये वाला जो सेट होता है, क्या इसको EG सेट बोलते हैं या नहीं बोलते? बेटा बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे बेटा? EG सेट बोलेंगे। तो जब आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो जो डी आप इस्तेमाल करोगे वो EG वाला डी होना चाहिए। कौन सा डी होना चाहिए? EG वाला। T2G काम नहीं आएगा हाइब्रिडेशन में। हाइब्रिडेशन में केवल कौन काम आएगा? EG। और अगर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होना है तो डब्बा भरा होना चाहिए या खाली होना चाहिए? खाली। अगर खाली होगा तभी तो कल एस भी तो खाली कराया था हाइब्रिडेशन के। तो अगर आपके अंदर वाले दोनों डी खाली है, EG वाले, तो क्या ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे? यस। और अगर ये खाली हुए और पार्टिसिपेट कर गए तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा? अंदर वाला, D2sp3। बाय चांस ये भर गए तो आपको हाइब्रिडेशन में तो वही डी इस्तेमाल करने हैं। तो इस बार अंदर वाले तो EG भर गए, तो क्या आपको बाहर वाला EG इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस। और अब आपका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp3d2। क्या इस हाइब्रिडेशन में T2G का कोई काम है क्या? नहीं। वो T2G चाहे भरा हो चाहे खाली हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस हाइब्रिडेशन में केवल EG वाले डी ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। T2G का यहां कोई मतलब नहीं, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरा हो, उसकी चाहे पेयरिंग हो रखी हो चाहे पेयरिंग ना हो रखी हो, इट विल नॉट मैटर। ये बात समझिएगा। अब आइए इधर, कल हम लोगों ने बात करा था कि लिगेंड दो तरह के होते हैं, SFL और WFL। और मैंने बोला ये VBT का ड्रॉबैक भी था कि वो बता नहीं पाता था कि क्यों SFL पेयरिंग कराता है और WFL उसने इस तरह की कोई बात की भी नहीं थी। तो SFL क्यों पेयरिंग कराता और WFL क्यों पेयरिंग नहीं कराता? तो उससे पहले हेडिंग डालिएगा D⁴ सिस्टम। X मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं, उसमें लिखिएगा एक लाइन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, the electronic configuration of central metal depends on two types of energies. Depends on two types of energies. ये दो एनर्जी लिखी हुई है, डेल्टा O CFSC और P मतलब पेयरिंग एनर्जी। दोनों लिख ले एज इट इज। अब देखिए, ये जो डेल्टा O है और जो पेयरिंग एनर्जी, उसके बारे में समझे। डेल्टा O अभी आपको डायग्राम में बताया गया था कि डेल्टा O का मतलब क्या है? T2G और EG का जो गैप था, स्प्लिटिंग का जो गैप था, उसको हमने क्या बोला था? CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा O। पेयरिंग एनर्जी क्या है? कल हमने क्या करा था, जब 5 डब्बे थे तो 1 2 3 4 5 भरते थे, फिर SFL आता था तो एक को उठा के जबरदस्ती पेयर करवा रहे थे हम लोग। उस पेयरिंग करवाने में कुछ एनर्जी लग रही होगी, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? पेयरिंग एनर्जी। अब ध्यान सुनना, इसी में से अगर मैं बात करूं तो CFSC जो है ये वेरिएबल एनर्जी होती है, चेंज होता है, और पेयरिंग एनर्जी सेम मेटल के लिए हमेशा सेम होता है। तो आपको पेयरिंग एनर्जी और CFSC में से क्वेश्चन पूछता है कि SFL में पेयरिंग एनर्जी और CFSC में से कौन ज्यादा और कौन कम है, और WFL में CFSC और पेयरिंग एनर्जी में कौन ज्यादा और कौन कम है। उस तक पहुंचेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्यों SFL में, ध्यान सुनना भी, क्यों SFL में
पेयरिंग होती है, क्यों WFL में पेयरिंग नहीं होती, उसका कारण समझेंगे थोड़ी देर में। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। जब आप ये डायग्राम बनाएंगे, सुनना मेरी बात, जब ये डायग्राम बनाएंगे, गलत बटन मत दबा देना, इसमें गैप ज्यादा रखना है। क्या रखना है? ज्यादा बने यहां पर एक जैसा, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मेरे को ऐसा बनाना पड़ रहा है। और यहां पर गैप क्या रखेंगे? कम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो लिगेंड्स होते हैं इनमें स्प्लिटिंग का अमाउंट क्या देखा जाता है? ज्यादा। और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुई तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? T2G और EG का गैप ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड यही काम करवाते हैं, वो T2G और EG का गैप क्या रखते हैं? ज्यादा। और T2G और EG का गैप ज्यादा मतलब इन बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ। तो अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो डेल्टा ओ भी क्या होगा? ज्यादा। जबकि WFL को वीक लिगेंड इसीलिए बोला जाता है, जो लिगेंड कम स्प्लिटिंग कराते हैं उनको बोला गया है वीक फील्ड लिगेंड। और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो तुम्हें T2G और EG का गैप, स्प्लिटिंग तो होगी लेकिन कम होगी, तो T2G और EG का गैप क्या होगा? कम। तो यहां पर आपको गैप ज्यादा रखना है और यहां पर आपको गैप कम रखना है। अब सुनिए, अब क्वेश्चन बनता है कि डेल्टा ओ और पी में से किसका एनर्जी ज्यादा, किसका एनर्जी कम। तो आप पी से डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि पी मैंने बोला सेम मेटल के लिए क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। पर डेल्टा ओ इज अ वेरिएबल एनर्जी, उससे डिसाइड होगा। क्या एसएफएल के लिए डेल्टा ओ ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा। और WFL के लिए डेल्टा ओ क्या है? कम। तो आप यहीं से देखेंगे डेल्टा ओ ज्यादा मतलब डेल्टा ओ ज्यादा कर दीजिए, और यहां पर डेल्टा ओ कम मतलब डेल्टा ओ कम कर दीजिए। कभी ऐसा रिलेशन लिख के दे दे तो आपको खुद समझना है कि ये किसकी बात कर रहा है? एसएफएल की। और ऐसा दे दे तो समझना है किसकी बात कर रहा है? WFL की। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, पहले आगे बढ़ते फिर। चले बेटा ना, अब ये दोनों डायग्राम में जो डिफरेंस आपको था वो बोल दिया कि इसमें आपको गैप ज्यादा रखना है, इसमें आपको गैप कम रखना है, इसी बेसिस पर आप डायग्राम बना रहे होंगे। ठीक है, अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो रही है और किस तरह से हो रही है और क्यों एसएफएल में पेयरिंग होती थी, क्यों WFL में पेयरिंग नहीं होती थी, उसके ऊपर बात करेंगे। बट पहले जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा ध्यान से। अब आपके पास जब आप एक कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में एक मेटल होगा और मेटल के साथ कुछ लिगेंड्स होंगे। आपने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। मैंने आज ही आपको बोला आते से ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए VBT भी लगा सकते हो, CFT भी लगा सकते हो। हम प्रेफर क्या करेंगे? CFT प्रेफर करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कल भी बोला था, ये पॉइंट लिखवाया भी था, क्योंकि ये टाइम बचाएगा। कैसे बचाएगा अभी देखते प्रैक्टिस के बाद। यहां पर जो मेटल होगा, इस मेटल का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इस मेटल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। जैसे कल कोबाल्ट +3 हमने पढ़ा था 2-3 बार, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था? D6। तो ये D⁻X क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है। D के पावर में मेटल के पास या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, या कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। ये मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है, D1 से लेकर D10 कुछ भी हो सकती है। और जो लिगेंड होगा वो दो तरह का लिगेंड होता है, या तो SFL आएगा या WFL आएगा। तो SFL में क्या कहानी बनेगी और WFL में क्या कहानी बनेगी वो हमको समझते जाना है। एक एक केस को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, चेक करते जाएगा। ये बना लिया सब लोगों ने? अबे जल्दी बनाओ ना, क्या कर, स्पेस का में 2 लाइनें खींची हुई है, ध्यान से। अरे वो नहीं हो सकता, वो फोकस नहीं हट जाता है ना उससे। चलिए इधर ध्यान दें। D⁻X सिस्टम में अब पहला केस समझिएगा। एक बात बताओ,
इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब होगी, है ना, जब ऐसा होता, सुनना मेरी बात, जब ऐसा होता तो ऐसा होने का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भर देते, लेकिन ये वीबीटी में होता था। सीएफटी बोल रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सीएफटी में तो ये डीजनरेट नहीं है, क्या है बेटा, T2G और EG है। अब एक बात बताइएगा, इलेक्ट्रॉन जब फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन अफबाउ रूल के हिसाब से पहले कहां फिल होता है, लोअर एनर्जी या हायर एनर्जी, लोअर। अब आप बताइए लोअर एनर्जी पे कौन बैठा है, T2G या EG, T2G। यहां पर भी लोअर में कौन बैठा है, T2G। एक मिनट के लिए, है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूं और मैं दोनों को पैरेलली बना देता हूं तो कि समझने में थोड़ा आसान रहेगा। देखिए अब यहां पर जब हम SFL की बात कर रहे हैं तो ये 5 डब्बे मान लो ऐसा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, मैंने बोला EG और T2G का गैप क्या रहेगा, ज्यादा, ये T2G है। और यहां पर अगर मैं बात करूं WFL की, तो ये 5 डब्बे हैं, ये बैरी सेंटर है, और यहां पर EG और T2G का गैप क्या रहेगा, कम। ये डिफरेंस है दोनों में। यहां पर डेल्टा O का डिफरेंस है ज्यादा और यहां पर डेल्टा O का डिफरेंस है कम। और ये जो D मैंने यहां दिखा रखा है, ये कौन सा D है बेटा, N-1D, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो N-1D में होते हैं। ND आपके पास हमेशा खाली पड़ा है। अभी मैंने बोला था कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे, sp3d2 या d2sp3। कौन से डब्बे पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, T2G वाले या EG वाले, EG वाले। ये कौन से EG, अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं, अंदर वाले। अगर आपके पास ये खाली है तो क्या ये लोन पेयर एक्सेप्ट करके हाइब्रिडाइजेशन में जा सकते हैं, यस। और जब तक ये अंदर वाला EG खाली है आपका हाइब्रिडाइजेशन अंदर वाला बनेगा, मतलब D2sp3 बनेगा। लेकिन बाई चांस अगर ये भर गए तो अब आपको इस्तेमाल तो EG ही करना है, अंदर वाला भर गया तो आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, बाहर वाला, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3d2। और सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक D अंदर वाला और एक D बाहर वाला इस्तेमाल कर ले, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन जाएगा, DsP3D। कल बताया था ये वैलिड नहीं हो, तो या तो दोनों अंदर वाले या दोनों बाहर वाले। आगे चेक करिए। सबसे पहले मान लीजिए जो मेटल आपको दिया है कॉम्प्लेक्स में, उस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, D1, और लिगैंड SFL एक बार और एक बार लिगैंड कौन है बेटा, WFL। चेक करते जाएगा। एक बार बताओ, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैंने आपको बोला कैसे होगी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे। तो लोअर एनर्जी पे कौन बैठा बेटा, T2G, हायर पे कौन बैठा, EG। T2G कहां बैठा, लोअर, हायर पे कौन बैठा, EG। पहले इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा या EG में जाएगा, T2G। यहां पर भी कहां जाएगा, T2G। अब एक बात बताना, T2G में एक इलेक्ट्रॉन आया, कहां भर दिया बेटा, T2G में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। यहां पर भी T2G में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक। कॉन्फ़िगरेशन चेक करिए, क्या D1 में T2G1 और EG, ऊपर वाला EG देखो पूरा खाली पड़ा है, EG 0। यहां पर भी T2G1 EG खाली। ये जो EG खाली है, क्या ये वो दोनों D के डब्बे हैं अंदर वाले जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले, यस। और जब तक ये खाली है, EG जब तक खाली है अंदर वाला, तब तक हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलेगा, D2sp3। यहां पर कौन सा मिलेगा, D2sp3। अब एक सवाल और आएगा, सर ये 2D के अलावा ये 2D भी तो खाली है, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या नहीं। ये खाली हो, ये भरा हो, ये पेयर्ड हो, अनपेयर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, इसी पे फोकस होना चाहिए आपका। तो ये दोनों खाली है, अंदर वाला हाइब्रिडेशन D2sp3, ये खाली है, अंदर वाला हाइब्रिडेशन D2sp3। मतलब D1 के साथ चाहे SFL आए चाहे WFL आए, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, अंदर वाला। अंदर वाला मतलब D2sp3। आगे सुनिए, क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। तो ये पैरा होगा या डाया होगा, पैरा। ये बताइए पैरा होगा या डाया होगा, पैरा। अगर पैरा मैग्नेटिक है तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, 1 पॉइंट समथिंग। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, 1 पॉइंट समथिंग। क्या दोनों पैरा मैग्नेटिक है या नहीं है, वहां लिखा हुआ है ऊपर देखे, D1 D2 D3 के साइड में ऑल पैरा मैग्नेटिक। आपके पास टोटल 20 केस आएंगे, कितने केस आएंगे, 20। D1 से D10 SFL, D1 से D10 WFL, टोटल 20 केस आएंगे। 20 में से 17 केस 17 केसेस पैरा होंगे, 3 केस डाया होंगे केवल। और वो 3 केस कौन से होंगे, D10 SFL, D10 WFL। D10 आ गया मतलब भर गए ना सारे D, डाया हो जाएगा। और D6 SFL, ये 3 केवल डाया आएंगे, बाकी सब पैरा 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 ही आएंगे। चेक करते जाइएगा। अभी देखो, ये पहला केस समझ लिया अपन। और कल मैंने हाई स्पिन लो स्पिन बताया था आपको। मैंने बोला था हाई स्पिन लो स्पिन किसके लिए डिफाइन होता है, केवल D4 से D7। किसके लिए डिफाइन होता है,
है ना। तो D4 से D7 में हाई स्पिन लो स्पिन क्यों डिफाइन होगा वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि D4 से D7 में SFL की कहानी अलग होती है, WFL की कहानी अलग होती है। लेकिन D1 D2 D3 में आप देखोगे दोनों के आंसर सेम आएंगे, और ऐसे ही जब D8 D9 D10 आएगा तब भी दोनों के आंसर सेम आएंगे। आंसर अलग केवल कहां आता है, D4 से D7। यहां पर लिगैंड का फर्क पड़ेगा, और इसीलिए इसी केस में हाई स्पिन लो स्पिन बन सकता है, वरना इनमें कोई हाई स्पिन लो स्पिन दो केस बनेंगे नहीं, सब एक जैसा बनेगा। तो अब देखो D1 के बाद आते हैं अगले कॉन्फ़िगरेशन पे, और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज D2। D2 कॉन्फ़िगरेशन है। D2 कॉन्फ़िगरेशन तो बताइए पहला इलेक्ट्रॉन कहां, मतलब पहला तो आ गया T2G में, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, T2G में या EG में, T2G। T2G में कहां आएगा, पहला डब्बा या दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा। ये तो SFL है। SFL में क्या होती है, ये बटन नहीं दबाना है, ये बटन नहीं दबाना है, क्योंकि ये कर दिया तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर पहले, हाइब्रिडाइजेशन में इसको पार्टिसिपेट करना है या इसको, ये भरा हो खाली हो पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है ये तीनों की एनर्जी बराबर है, तो पहले सिंगल फिलिंग होगी फिर पेयरिंग होगी। वैसे यहां भी बराबर एनर्जी है, पहले सिंगल फिलिंग होगी फिर पेयरिंग होगी। अब आप बताइए, अगर ये D2 SFL वहां डायग्राम में देखते जाइएगा, D2 SFL T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, EG कितना आ रहा है, 0, देखते जाइए। D2 SFL में T2G2 EG 0 आ रहा है। अब आप बताओ क्या ये अंदर वाला दोनों D खाली है या नहीं बेटा, है। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलिए क्या आएगा, D2 sp3 पैरा या डाया, पैरा कितने अनपेयर्ड है, 2, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग। यहां ये D2 WFL आया बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां जाएगा, T2G या EG, T2G। पहला डब्बा या दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा। क्या दोनों के डायग्राम बिल्कुल सेम चल रहे हैं अभी, यस। T2G2 EG0 T2G2 EG0, दो अनपेयर्ड D2 sp3 D2 sp3 2 पॉइंट समथिंग आंसर सेम चल रहे हैं, दोनों पैरामैग्नेटिक अभी है ना, 17 केस पैरामैग्नेटिक आएंगे। अभी आप देखें D3 आया, D3 आया, बताइए तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G या EG, T2G, पहला दूसरा या तीसरा, तीसरा। क्या अभी भी अंदर वाले दोनों डी खाली है बेटे, यस। तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला। और पैरा या डाया, पैरा, कितने अनपेयर्ड है, 3, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग। यहां पर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएगा बेटा, और इसका मतलब अंदर वाले दोनों डी खाली, हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा, अंदर वाला D2 sp3 पैरा या डाया, पैरा 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। अभी तक तीनों के आंसर सेम आए, तो चाहे D1 आए मेटल के साथ, चाहे D2 आए चाहे D3 आए, लिगेंड कैसा भी हो आंसर एक ही आएगा। आंसर कौन सा आएगा, D2 sp3, और सब पैरामैग्नेटिक होंगे। हाँ, कोई ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा कोई कम होगा, लेकिन होंगे पैरामैग्नेटिक। ज्यादा कम पूछे तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कि इसके पास कितने अनपेयर्ड है ना। आगे आइए, कॉन्फ़िगरेशन देखें, T2G1 EG0 T2G1 EG0 T2G2 EG0 सब कुछ सेम है। जब तक अंदर वाला EG खाली है, जब तक अंदर वाला EG खाली, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, अंदर वाला D2 sp3। लेकिन अब देखिए D4 से D7 अब आंसर बदलेंगे, SFL में अलग आएगा, WFL में अलग आएगा, चेक करते जाइएगा। अच्छा, ये वाला जो केस है, कल हमने VBT सॉल्व किया था, VBT का क्वेश्चन नंबर 4 निकालो कल का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4। SFL में उतनी ही पेयरिंग होगी जिससे वैलिड हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। क्रोमियम, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स देखो क्या दिया था आपको, CrNH3 6 और +3। यहां पर क्रोमियम +3 में था बेटा, +3 में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा था, D3। क्या ये D3 था या नहीं था? अब D3 में दो पॉसिबिलिटी है, ये और ये। अब देखो यहां पर D3 में लिगेंड कौन था, सफल। लिगेंड विफल होता तो भी यही होता, फर्क नहीं पड़ता। D1 D2 D3 में लिगेंड कैसा भी आ जाए चेक ही नहीं करना है। D8 D9 D10 में लिगेंड कैसा भी आ जाए चेक ही नहीं करना। आप कैसे भी भर दो, ऐसे भर दो वैसे भर दो, सब कुछ सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा D4 से D7 में। और इसके आंसर चेक करो आप, क्या क्या आंसर आए थे। इसका हाइब्रिडाइजेशन बना था, इधर देखो आंसर बना था D3 SFL में D2 sp3। क्या पैरामैग्नेटिक था, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पैरामैग्नेटिक था, और वहां पेयरिंग नहीं करवाई थी। क्यों नहीं करवाई, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इसकी पेयरिंग करवाने से कोई फर्क नहीं पड़े।
ये खाली चाहिए थे, ये खाली थे, इसीलिए पेयरिंग नहीं हुई। एक MN वाला केस बताया था, वो D4 था, तो D4 में पेयरिंग एक ही कराई थी जितनी वैलिड हाइब्रिडाइजेशन। क्यों कराई थी? क्योंकि अगर मैं D4 अभी लिखवाया नहीं था, D4 बताया था बस, NCERT का केस। D4 आता तो कहां भर देते? यहां भर देते तो इसको यहां ले आते, यहां ले आते तो उससे क्या हो जाता? ये खाली हो जाता, खाली हो जाता तो आपका हाइब्रिडाइजेशन अंदर वाला डी हो जाता। अब आइए D4 पे आते हैं, चेक करिएगा। D4 पे आते हैं, चेक करिएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन बदलेंगे दोनों के, चेक करते जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन आया, किसमें आया बेटा? SFL में। SFL में चौथा इलेक्ट्रॉन आया बेटा। इलेक्ट्रॉन पहले हमेशा सिंगल फिल होना चाहता है, क्योंकि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही बात बोलता है। तो इलेक्ट्रॉन चला ऊपर, क्योंकि उसको डब्बा खाली दिख रहा था, उसने बोला सिंगल फिलिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल तो दिया, पर क्या इसके एनर्जी का गैप ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप होता है ना दोनों में। तो ये ऊपर गया गया गया, यहां तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी खत्म हो गई, वापस घुमा, बैक टू पेविलियन, यहां आ गया। जाना चाहता था ऊपर, मजबूरी में आ गया नीचे। अब एक टर्म बोल रहा हूं, यहां पर टर्म है यहां पर नेक्स्ट केस पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयर हो गया। अब आप बताओ, क्या अंदर वाला डी खाली है या नहीं है बेटा? है। जब तक अंदर वाला डी खाली है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? D2sp3। क्या D4 में, इधर देखो फिलिंग भी देख लेना, D4 SFL में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4, T2G4 EG0। जब तक अंदर वाला EG खाली है, तब तक हाइब्रिडाइजेशन अंदर वाला होगा D2sp3। तो आप देखो D4 में SFL आया तो D2sp3, और ये पैरामैग्नेटिक है। कितने अनपेयर्ड है बेटा? 2, 2 पॉइंट समथिंग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ जाएगा। आगे देखिए, यहां पर आइए D4WFL। ये इलेक्ट्रॉन जो फोर्थ वाला था WFL में चला इधर ऊपर जाने के लिए, जैसे वहां ऊपर जाने के लिए चला, यहां भी चला। क्या आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा? यस। और आसानी से ऊपर पहुंच गया तो यहां फिल हो जाएगा, और यहां फिल हो गया तो बताइए, क्या अब अंदर वाले दोनों डी, ये वाले है ना अंदर वाले डी, बोलो मतलब इन्हीं की बात है, क्या ये दोनों डी खाली है या नहीं है? नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक अंदर वाला और एक बाहर वाला डी इस्तेमाल कर लो, ये नहीं हो सकता हाइब्रिडाइजेशन में। या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर। क्या ये दोनों अंदर वाले अब यूज हो पाएंगे? नहीं। और नहीं हो पाएंगे तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी यूज करने पड़ेंगे? बाहर वाले। और बाहर वाले इस्तेमाल करूंगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा? D4 में अगर WFL आ गया तो बाहर वाला डी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। कल एक केस और पढ़ा था हमने, एक अनपेयर्ड को जरूरत पड़ने पर आगे भेज सकते हैं, पर वो सफल में होगा, विफल में वो नहीं होगा, इसलिए यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए इतनी, ठीक है? अब आइए, ये भी पैरा था, ये भी पैरा था। इसमें कितने पैरा थे? 4। इसमें कितने पैरा थे? 2। तो आंसर भी अलग आ रहे हैं, पैरा पैरा दोनों है, लेकिन कोई ज्यादा है कोई कम है। वो D2sp3 है या sp3d2 है? आगे बढ़ते हैं, D5 पे आइए। D5 चेक करिएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर चला ऊपर जाने के लिए, एनर्जी खत्म, मजबूरी में नीचे, मजबूरी में नीचे। हाँ, बस जो भी है समझ गए। इधर आइए, ये हो गया। अब ये हो गया तो क्या
अंदर वाला डी खाली है या नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन रहा है, D2sp3। और क्या ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है, अभी तक सब पैरामैग्नेटिक ही चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। और कितना अनपेड है, एक 1 पॉइंट समथिंग। यहां पर जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा बेटे, नीचे या ऊपर, ऊपर के लिए चला आसानी से पहुंच जाएगा, पहला डब्बा या दूसरा, दूसरा सिंगल फिलिंग होगी पहले। क्या ये हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 दिखाएगा अंदर वाली या बाहर वाली, बाहर वाली। इसकी बाहर स्टार्ट हो गया, अब ये बाहर ही दिखाते रहेगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है, हमेशा बाहर ही आएगा। तो आप देखो D4, D5, D6, D7 WFL, या D8, D9, D10 WFL। अब WFL जब भी आएगा बाहर वाला ही हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो EG खाली था WFL में, तो अंदर वाला था, यहां EG खाली नहीं है, EG खाली नहीं है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाहर वाला। और सुने अगला केस समझिएगा। अब हमने क्या लिया बेटा, D6। अब पहली बार डाया वाला केस आपको दिखेगा। D6 लिया आपने और SFL लिया, बेटा छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता, ऊपर, नीचे आ गया, मजबूरी में एनर्जी खत्म, ये नीचे आया। क्या ये वाला केस डाया है या पैरा है, बेटा डाया। तो आप देखो SFL की साइड में लिखा है, WFL के साइड नहीं लिखा है। SFL में अगर D6 आया तो डाया, रेस्ट ऑल विल बी पैरा। और हाइब्रिडाइजेशन में देखो क्या अंदर वाले दोनों डी खाली है, यस, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, D2sp3। यहां ये छठा इलेक्ट्रॉन चेक करिए, 1 2 3 4 5, छठा कहां आएगा, यहां पेयरिंग होगी। ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, हाँ, यस आ गया। और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, sp3d2। वही चल रहा है, वही चलेगा। पैरा है या डाया है, पैरा। ये क्या है, डाया। ये क्या है, पैरा। ये कल हमने जो VBT कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के शुरू के 2 एग्जांपल पढ़े थे, ये वो है और ये दूसरा एग्जांपल है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। कोबाल्ट +3 कॉन्फ़िगरेशन D6 और अमोनिया था, उसका हाइब्रिडाइजेशन बना था D2sp3, डायामैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन क्यों, वही जो बताया, उस वजह से लो स्पिन। यहां वो नहीं है, इसीलिए ये हाई स्पिन, जो होना था वही हो रहा है, हाई स्पिन। ये वाले का केस हमने कल सेकंड एग्जांपल देखा था, F6-3 वाला। कोबाल्ट +3 था, D6 था और फ्लोराइड आयन था, WFL था। बेटा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन बन रहा था sp3d2, 4 अनपेयर्ड की वजह से उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट था कल 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं D7 पे। D7 जब आया तो बेटा अब 7वां इलेक्ट्रॉन चेक करिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 7वां इलेक्ट्रॉन कहां जाने के लिए चला, ऊपर चला, यहीं पे रुक गया वापस। भाई बाकियों के पास नहीं थी तो उसके पास भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी कहां से आई, वही तो खेल है मेन। एनर्जी नहीं थी, नहीं है, ये आ गया, यहां पर रुक गया, वापस घूमा, जैसे ही घूमा इनको डर लग गया, बोले किसी एक की जिंदगी बर्बाद, क्योंकि 2-2-2 पहले ही एक और आया तो तीसरा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक डब्बे में मैक्सिमम कितने आ सकते, 2। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर उसको रिपेल करते हैं। आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, फिर आने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर उसको रिपेल करेंगे, और जब रिपल्शन होगा एनर्जी बढ़ती है बेटा। तो ये जो यहां तक पहुंच रहा था उसको इन्होंने इतना रिपेल कर दिया या इतनी एनर्जी दे दी कि वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि पहले वाले नहीं पहुंच पा रहे थे। और जैसे ये यहां पहुंचा, अब बताइए ये पैरा हो गया या डाया हो गया, पैरा, एक अनपेयर्ड हो गया। पर अब क्या अंदर वाले दोनों डी खाली है क्या, नहीं, एक अंदर एक बाहर यूज नहीं कर सकते, या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। SFL की प्रेजेंस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, गया। अब जब ये गया तो क्या अंदर वाले दोनों डी खाली हो जाएंगे, यस, और अंदर वाले दोनों डी खाली हो गए तो D7 में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलेगा, D2sp3, लेकिन कब मिलेगा, SFL में। और इसी के बारे में हम वो एक्सेप्शन लिखेंगे कि इन प्रेजेंस, SFL की साइड ही लिख रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ SFL 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी शिफ्टेड। ये कल भी पढ़ा था हमने, ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अभी इसको यहीं रख रहे, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आगे भिज जाएगा, अपने आप चले जाएगा, ऐसा मान के चले। D7 SFL T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा, 6। EG में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1। तो आप देखिए T2G6 EG1। अब वहां आइए WFL में, WFL में 7वां इलेक्ट्रॉन सोचिए कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6, 7वां भी तो नीचे ही आएगा, ये आ गया। तो आप देखो वहां पर
WFL में D7, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, T2G 5 EG 2। क्या इसका EG खाली है या भर चुका है? भर चुका है। भर चुका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन आ गया, भर चुका ही मानेंगे। तो इसमें बाहर वाला हाइब्रिडेशन चल रहा है। ये पैरा है या डाया है? पैरा है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3, 3 पॉइंट समथिंग। इसके पास कितने अनपेड है? 1, 1 पॉइंट समथिंग। आंसर भी अलग अलग है। अब ये D7 तक की कहानी है, यहां तक की कहानी है। अब क्या होगा? वापस से D8, D9, D10 में आंसर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। चेक करते चलिएगा। D8 आया और D8 आया, 8th इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहुंचा यहां तक, वापस घूमा, डर गए, रिपेल किया, ऊपर गए। ऊपर कहां जाएगा? पहला डब्बा या दूसरा डब्बा? दूसरा। सिंगल फिलिंग होगी पहले। क्या मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को आगे भेज सकता हूं? क्या नहीं, एक को भेज सकता था, इसको हम नहीं भेज पाऊंगा। इसका मतलब अब अंदर वाले डी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कौन सा हाइब्रिडेशन करवाना पड़ेगा? बाहर वाला। तो आप देखो, D8 आते ही SFL भी हो तो भी आपको बाहर वाला ही डी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बाहर वाला एक बार शुरू हो गया वही चलेगा। ये आ गया। यहां पर 8वां इलेक्ट्रॉन, सोचिए कहां आएगा? 6ठा 7वां ही आया था, तो 8वां इलेक्ट्रॉन ही आएगा। डायग्राम देखो, T2G6, T2G6, EG2, EG2, T2G6। अब T2G भर चुका है बेटा दोनों का, तो अगले इलेक्ट्रॉन EG में ही आएंगे। और अगले इलेक्ट्रॉन जब EG में आएंगे तो कैसा आएगा बेटा? 9th इलेक्ट्रॉन यहां, तो 9th इलेक्ट्रॉन यहां। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक sp3d2, sp3d2, 1 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, सेम आंसर आ रहा है। और जब 10th इलेक्ट्रॉन आएगा यहां और यहां, sp3d2, sp3d2, डाया, डाया। ये आंसर है इसका। तो ये सारी फिलिंग कैसे होती है वो आपको बता दिया। अल्टीमेटली अब इस पे क्वेश्चन कब आएंगे, कैसे सॉल्व करना है, तो आप इसको पहले छाप लो, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके।
चलो बेटा ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है आपके सामने, नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए है ना। ये बेसिकली पॉइंट्स क्या है, ये एक्सेप्शंस है। क्या क्या एक्सेप्शंस है? सबसे पहले कोबाल्ट प्लस 3, एक बात समझना है ना, हमने जितने भी एग्जांपल्स कल पढ़े या आज भी हम लोग मैक्सिमम जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे या सिलेबस में भी जो मैक्सिमम एग्जांपल आएंगे, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स में जो मेटल दिखेगा वो किसका दिखेगा? 3D का। तो ये जो SFL और WFL का लफड़ा होता है, ये केवल किसके साथ होता है? 3D के साथ। 4D या 5D का अगर सेंट्रल मेटल आ गया तो 4D 5D के साथ कोई SFL या WFL का लफड़ा नहीं होता है। 4D 5D के साथ सारे लिगेंड्स, पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, चाहे कार्बन डोनर हो, चाहे नाइट्रोजन डोनर हो, चाहे ऑक्सीजन डोनर हो, चाहे कोई भी लिगेंड हो, 4D 5D के साथ सारे लिगेंड किसकी तरह काम करते हैं बेटा? SFL की तरह। पहली बात, ये चार जो एक्सेप्शन है ये बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले यही देखना है आपको। अगर इसको नहीं देखा और कुछ और कर लिया, गलत बटन दब गया आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चारों रटे हुए होने चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप पहले ये चार चीजें देखेंगे, क्योंकि टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन वाले केस में नॉर्मल केस लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते। तो इसको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको ये केसेस, ठीक है। खासकर ये जो फर्स्ट है और ये जो लास्ट है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको करने सारे याद है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट केसेस है बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, चारों याद होने चाहिए आपको। आगे सुने, एक्सेप्शन क्या? 4D 5D के साथ तो सबके सब क्या हो गए? SFL। कोबाल्ट प्लस 3 के साथ अगर वाटर या ऑक्सीलेटो आता है तो बेटा वाटर और ऑक्सीलेटो में ऑक्सीजन डोनर है, और ऑक्सीजन डोनर क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 के साथ अगर वाटर या ऑक्सीलेटो आया तो ये किसकी तरह काम करता है बेटा? SFL की तरह काम करता है। ये एक्सेप्शन है, याद ही रखना है। Mn+2 और Fe+2 के साथ अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन डोनर किसकी तरह काम करता है? SFL की तरह। लेकिन जब Mn और Fe+2 के साथ ये आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? WFL की तरह काम करेगा। और ऐसे निकल +4 के साथ अगर F- आया, वैसे F- वीक फील्ड लिगेंड होता है, हेलोजन डोनर। लेकिन अगर Ni+4 के साथ आया तो किसकी तरह काम करेगा? SFL की तरह काम करेगा। ये याद होनी चाहिए आपको। अब देखिए, इसको अप्लाई करते हैं वन बाय वन। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें अगर आप, तो आपको बोला डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कितने बोहर मैग्नेटॉन है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है। यही क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान सुनते जाइए, समझते जाइए ना। मैंने कल बोला भी था आपको टाइम कम लगता है इसमें, तो एक बार देख लीजिए। आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, आपको माइंड में इसको फिट रखना है बस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कैसा होता है? T2G, 3 डब्बे नीचे, T2G EG। अब आप फिलिंग करने के बारे में बात करते हैं। पहले देखो COH2O6Cl3। आपने सबसे पहले क्या देखा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर डिसाइड होगा कि VBT लगाना है या CFT लगाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, VBT भी लगा सकते हो, लेकिन हम प्रेफर क्या करेंगे? CFT। और CFT डिपेंड किस पे करता है? मेटल के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है मेटल की। मेटल यहां पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे स्टेट आ रहा है +3 में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D6। सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या D4 से D7 में लिगैंड रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसलिए मुझे लिगैंड को देखना पड़ेगा। मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन D6 के बदले D1 आता, मुझे लिगैंड देखना ही नहीं था, कोई सा भी लिगैंड मान के सॉल्व कर दूं, आंसर वही आएगा। मान लो ये D8 या D9 या D10 होता, मुझे लिगैंड नहीं देखना था, मुझे बस भर देना था। कैसे भी भर देता, चाहे ऐसे ऐसे भर देता, चाहे ऐसे वैसे भर देता, कैसे भी भर देता, आंसर वही आएगा। तो आपको D6 है इसलिए लिगैंड देखना है। अब लिगैंड यहां पर कौन है? वाटर। वाटर होता है वीक फील्ड लिगैंड। लेकिन ये याद ही होना चाहिए और पहले यही चेक करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा। यहां पर वाटर आया, वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? SFL की तरह। अब SFL है, भूल जाओ इसको, ये भूल जाओ इसको, है ना। देखें इधर ध्यान से कैसे सॉल्व हो रहा है। T2G, 3 डब्बे हैं, कौन कौन से? T2G और EG। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6। किसके हिसाब से बनने? SFL। SFL इमेजिन करिए, 1 2 3। क्या बात समझ में आ रही है? ये पैरा है या डाया है? डाया। कहां गया डाया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, बोहर मैग्नेटॉन 0, अंदर वाले दोनों डी खाली है। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आ रही है? आप इसकी प्रैक्टिस करो, मुश्किल से 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते इसके।
लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। जैसे एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं उसके, देख लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन यही सारे हैं और आपको कॉम्प्लेक्स जो दिया गया नेक्स्ट, वो देख लेते हैं। मान लो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा दिया गया FeNH3 6 और Cl2। सबसे पहला काम क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। यहां पर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, 6 के लिए कौन सी थ्योरी लगाएंगे बेटा, CFT। यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो क्या आ जाएगा, +2। और CFT में आपको मेटल की कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होती है, तो मेटल का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए 3d6 होता है। क्योंकि ये D4 से D7 में है तो आपको लिगेंड देखना पड़ेगा। यहां पर लिगेंड कौन है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, सफल। लेकिन सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्शन, Fe+2 या Mn+2 के साथ अगर अमोनिया आया तो WFL की तरह काम करेगा। तो मैंने यहाँ WFL लिख दिया। अब WFL आया तो इधर देखो T2GEG फिल करने के बारे में इमेजिन करिए, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 6। किसके हिसाब से, WFL के हिसाब से। 1 2 3, नीचे या ऊपर, ऊपर 4 5 6। कितने अनपेड दिख रहे हैं, 4। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 4 पॉइंट समथिंग। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 4। पैरा या डाया, पैरा। अंदर वाले डी खाली नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, D2 सॉरी sp3d2। ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही होगा। डी कौन सा यूज हुआ, बाहर वाला, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या इसमें कोई वैसी वाली पेयरिंग है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये तो होना ही था, ये बात आ गई। आगे आइए, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज आपको दिया गया RuH2O6+2। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब CFT लगानी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला 6 है। अब इसमें पहला प्रॉब्लम कि Ru का तो सर कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं आ रहा था, है ना। ये होता है प्रॉब्लम, यही होगा क्योंकि 3D याद आ जाता है, 4D 5D में ट्रबल आएगा हमेशा। तो क्या इसका ग्रुप हमें पता है या नहीं पता है, पता है। फिर रूठा ओसामा, क्या ये आयरन ग्रुप का मेंबर है, यस। तो इसका नहीं पता, तो आयरन +2 का तो पता है, वही इसका भी +2 है। तो आयरन +2 क्या होता है, D6। पर ये 3D सीरीज है तो 3D6, ये 4D सीरीज है तो 4D6, वैसे ही कर दीजिए। अगर ऑस्मियम +2 होता तो मैं क्या लिख देता, 5D6। क्या ये 4D का मेटल है या नहीं है, 4D 5D के साथ लिगेंड का लफड़ा ही नहीं है, सब SFL, सब SFL। और अगर ये SFL है तो इसके आंसर यही है, D6 SFL, D6 SFL, सब वही आंसर आएंगे, सेम एज 1। कभी भी D6 SFL आ जाए, कोई भी मेटल हो, कुछ भी, आंसर फिक्स्ड है, वही आंसर आते ही, हमेशा वही आएंगे। बस एक्सेप्शन याद रखिएगा कहां कहां होते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं यहां पर, NiH2O6+2। देखिए इसको, लास्ट एग्जांपल। ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा, 6। CFT लगाने गए, निकल पे कितना चार्ज आ रहा है, +2। निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए D8, क्योंकि सारा खेल कॉन्फ़िगरेशन का है। क्या D8 में मुझे लिगेंड देखने की जरूरत है क्या, नहीं। कैसा भी लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे SFL के हिसाब से भर दूं चाहे WFL के हिसाब से भर दूं, आंसर एक जैसे ही आएगा। तो मैं इसको कैसे भी भर दूं, 1 2 3 4 5। अपन तो करेक्ट तरीके से भर देते हैं, अपने को पता है कि H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये एक्सेप्शन नहीं है, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बाई चांस आप इसको SFL की तरह से भर देते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी यही आता, क्योंकि D8 से D10 में लिगेंड का कोई रोल नहीं है, एक ही आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, ये भी दिख जाना चाहिए आपको, मतलब इतना कुछ वहां सॉल्व करना भी नहीं, आपको तो बस ये दिख रहा है कि D8 है, तो D8 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। sp3d2 है तो क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। अब कितने अनपेड होंगे, अगर ये पूछ लिया फिर आपको फिल करना पड़ेगा। और कितने अनपेड है, 2। पैरामैग्नेटिक है, 2 पॉइंट समथिंग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्या इसमें हाई स्पिन लो स्पिन बता सकते क्या, नहीं। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, कभी भी आ जाए। तो यहां तक नोट कर ले, इसका आगे का डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे। और इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, एक तो मैंने आपको आते से ही बता दिया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है ना, इन बिटवीन द एक्सेस आएगा, कल वो देखेंगे। और इससे रिलेटेड CFSC वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कल स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ बेटा बोलो।